चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे लोग अगर ऐसे ही भागते रहते, ऐसे ही दौड़ते रहते, तो हो सकता है अंग्रेजों के कभी हाथ ना आते और हो सकता है कि अंग्रेजों को परेशान भी करते रहते। लेकिन इस बात से एक मैसेज समाज में जा रहा था, क्या? देख, भगत सिंह ने मार दिया ना सैंडर्स को, आज कैसे भागा हुआ फिर रहा है, घर रोटी भी नहीं खा रहा, घर सो भी नहीं सकता, पुलिस के डर से भागा भागा घूम रहा है। समाज में ये बातें चलने लगी। और अगर ऐसी बातें चलने लगेंगी तो कोई मां अपने बेटे को क्या भगत सिंह की तरह भेजेगी भारत की आजादी की लड़ाई में? नहीं भेजेगी। लोग डरने लगे क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जब इन्होंने ऐसे कांड किए तो इनके साथी साथियों क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में डर पैदा हुआ कि अपने बच्चों के साथ हम ऐसा ना होता देखेंगे। लोग डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे किसी आंदोलन में शामिल हो और उनके साथ ऐसा हो जाए। और यह बात भगत सिंह ने बहुत जल्दी समझ ली कि अगर अगर सर कटाने से आजादी आती है तो सर फिर ये कटाना ही हमें मंजूर है। भगत सिंह इस बात को बहुत जल्दी समझ गए कि अगर आज एक भगत सिंह गिरफ्तार होता है तो देश के अंदर हजारों भगत सिंह खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज अगर एक भगत सिंह भागता रहा, अंग्रेजों को परेशान करता रहा, तो हजारों भगत सिंह खत्म हो जाएंगे घर में ही। भगत सिंह ने सोचा मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। भगत सिंह ने क्या सोचा? मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा। भगत सिंह ने क्या किया कि अंग्रेजों तुम्हारे बस की तो मैं पकड़ा जाना हूं नहीं, तुम्हारे बस की तो पकड़ा जाना हूं नहीं। दोस्तों, बात हुआ करती थी 8 अप्रैल 1929 को, और 8 अप्रैल 1929 को यही साथियों दिल्ली के अंदर जो आपका केंद्रीय विधानसभा होता है, उस विधानसभा के अंदर बहस चल रही थी। उसी के अंदर साथियों बातें चल रही थी। जैसे आपने देखा होगा संसद में ऐसे बहस होती है, उसी तरह से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों बात चल रही थी, बहस चल रही थी। और बहस किस बात पे चल रही थी? दरअसल दो बिल हुआ करते थे। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक बिल का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। जब कानून बनते हैं तो किसी बिल पर चर्चा, जैसे जीएसटी बिल आया या फिर साथियों ईडब्ल्यूएस बिल आया, तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर विधानसभा में चर्चा चल रही थी। भगत सिंह वहां पर पहुंचे अपने दोस्तों के साथ और भगत सिंह ने उठा के बम फेंकने शुरू कर दिए केंद्रीय असेंबली में। तो असेंबली में बम फेंक दिए, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने शुरू कर दिए। और दरअसल बम जब फेंके तो फटे, और फटते ही साथियों विधानसभा के अंदर एकदम से साथियों क्या भगदड़ मच गई। लेकिन भगत सिंह नहीं भागे। भगत सिंह ने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह ने वहां पर कुछ पर्चे फेंके। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए हमें बम्बों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहरे हमारी बात नहीं सुनते। बात क्या कहना चाहते थे भगत सिंह? आजादी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, यहां पर बम फेंका, बम के साथ फिर कुछ पर्चे उड़ाए। उन पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल भगत सिंह का इस असेंबली में बम फेंकने का कारण किसी लोगों, किसी व्यक्ति को मारना नहीं था, सिर्फ एक माहौल बनाना था। इन्होंने खाली सीटों पे बम फेंके थे। और जब पुलिस वाले इनकी तरफ भागे तो भगत सिंह भागे नहीं। भगत सिंह ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए और बोले, गिरफ्तार कर लो मुझे, तुम हमारी तमन्ना तो पूरी ना कर पाए, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और इसी कांड को कहा जाता है, इसी कांड को कहा जाता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कांड, यानी कि केंद्रीय विधानसभा बम कांड, जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ। जब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, तभी भगत सिंह ने साथियों यहां पर जाके बमबारी कर दी और भगत सिंह गिरफ्तार हुए। भगत सिंह गिरफ्तार हुए। जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए तो भगत सिंह गिरफ्तार होने के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि दोस्तों उस समय भगत सिंह कौन कौन, उस समय साथियों भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके और कुछ पर्चे फेंके। उन पर क्या लिखा हुआ था पर्चों पर? कि बहरों को सुनाने के लिए बम्बों की आवश्यकता होती है। और इन्होंने यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। दरअसल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई बच्चा बता पाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अगर आप इसे सर्च करोगे तो हसरत मोहनी निकल के आएगा। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि हसरत मोहनी ने भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया है ये मैंने आपको बताया है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ कई लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, लेकिन भगत सिंह ने यहां पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है।
और भगत सिंह गिरफ्तार हुए। भगत सिंह को साथियों जेल जाना लाजिमी था। भगत सिंह का जेल जाना लाजिमी था और भगत सिंह साथियों जेल में गए। अब जब भगत सिंह जेल के अंदर गए तो जेल के अंदर जाने पर भगत सिंह ने देखा कि जो अंग्रेज हुआ करते थे उनकी सेवा तो ऐसे होती थी अधिकारियों की तरह, और जो भारतीय क्रांतिकारी जेल के अंदर बंद थे ना, उनके साथ ऐसी बदसलूकी होती थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो, जबकि वो तो देश के लिए साथियों गिरफ्तार हुए थे, देश की आजादी के लिए लड़ते हुए साथियों अरेस्ट हुए थे। भगत सिंह ने देखा कि दोस्तों जो जेल के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों को खाना दिया जाता है ना, वो ऐसा खाना था कि साथियों चूहे भी लगे हुए हैं उसमें, और उसी में से पलट के क्या दे दिया, कैदियों को खाना दे दिया, बोले खा लो। कैदियों को दिख रहा है कि चूहा भी खा रहा है साइड से, उधर से भारतीय क्रांतिकारियों को खाना भी दे दिया। इस तरह की बदसलूकी, उनके साथ रहन सहन, उनके साथ खाना पीना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं साथियों। भगत सिंह ने कहा कि जेल के अंदर क्रांतिकारियों को इसलिए उत्पीड़न किया जा रहा है उनका कि वो भारत के बाहर आजादी की लड़ाई को शुरू ना रखें। दोस्तों भगत सिंह ने क्या किया, जेल के अंदर ही जब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था तो इन्होंने साथियों यहीं पर विरोध किया और जेल में साथियों भूख हड़ताल शुरू कर दी, बोले हम खाना नहीं खाएंगे। आई थिंक किसी ने शहीद मूवी देखी होगी जो अजय देवगन की है, उसमें ये सीन दिखाया गया है कि किस तरह से साथियों जेल के अंदर भारतीय क्रांतिकारियों के साथ बदसलूकी ये अंग्रेज किया करते थे। भूख हड़ताल भगत सिंह ने क्यों करी? क्योंकि जेल के अंदर बुरा बर्ताव था, खाने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू करी। दरअसल यहां पर एक व्यक्ति इस भूख हड़ताल को ज्यादा सीरियस ले गए और उन व्यक्ति का नाम हुआ करता था जतिन दास। कहा जाता है कि जतिन दास इस भूख हड़ताल को इतना सीरियस ले गए कि दोस्तों जतिन दास जो हुआ करते थे ये 64 दिन तक साथियों खाना ही नहीं खाए। खाना क्यों नहीं खाए? क्योंकि साथियों अंग्रेज जास्ती कर रहे थे, और जब 64 दिन तक कोई व्यक्ति भूखा रहेगा तो बताओ क्या व्यक्ति जिंदा रह पाएगा? दोस्तों यही हुआ कि यहां जेल के अंदर क्रांतिकारी जिसका नाम जतिन दास था, 14 दिन के भूख हड़ताल करने के बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। सर एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए बेटा, मोटिवेशनल शायरी बाद में सुना दूंगा, ये मोटिवेशन ही चल रहा है। जतिन दास जो था ये 64 दिन तक बेचारा भूखा रहा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ जेल में बुरे बर्ताव की वजह से हड़ताल करने के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई? नाम जतिन दास, दिन 64 दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब जब जतिन दास की मृत्यु हो गई जेल के अंदर तो दोस्तों हुआ क्या, जरा आगे जानो। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि लाहौर षड्यंत्र मतलब सैंडर्स हत्याकांड, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर साथियों इनकी गिरफ्तारी के कारण जो HSRA के क्रांतिकारी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई और उन पर साथियों लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत संयुक्त रूप से साथियों मुकदमा चला। अब क्या हुआ, इसके तहत इन पर मुकदमा चला और जब मुकदमा चला तो मुकदमा चलने के साथ ही तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्या दे दी गई साथियों? फांसी दे दी गई। दोस्तों ऐसे समझो इस बात को कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भगत सिंह को फांसी किस केस में दी गई है, समझना मेरी बात को, भगत सिंह को फांसी किस केस में दी गई है? तो एक काम तो है असेंबली में बम फेंकना और एक काम है लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स की हत्याकांड। तो असेंबली में बम फेंकने की वजह से तो गिरफ्तार हुए थे, फांसी पता है किस केस में मिली है भगत सिंह को? सैंडर्स हत्याकांड में इनको फांसी हुई है। असेंबली में बम फेंकने के कारण फांसी नहीं हुई, सैंडर्स की मौत की वजह से या लाहौर षड्यंत्र जिसे हम कहते हैं उसे लाहौर षड्यंत्र की वजह से भगत सिंह को सत्य फांसी हुई है। भगत सिंह की उम्र बहुत कम हुआ करती थी, जिस उम्र में लगभग तुम पहुंच चुके होगे उस उम्र तक तो भगत सिंह साथियों फांसी का फंदा चूम के झूम चुका था। दोस्तों भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह जब जेल के अंदर थे तो रोड पर देश के मतलब जेल के बाहर देश के अंदर आंदोलन होने लगे, शोक सभाएं होने लगी क्योंकि फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। एक जीएस किल्टन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। जीएस किल्टन अपनी पेन की कलम को तोड़ते समय रो पड़े थे क्योंकि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी उन्होंने। वो जानते थे लेकिन अंग्रेजों का प्रेशर था। जब भगत सिंह जेल के अंदर हुआ करते थे तो भगत सिंह की मां एक दिन मिलने के लिए आई भगत सिंह से। भगत सिंह सलाखों के पीछे हैं, मां इधर से मिलने आई है और मां तो मां होती है।
मां तो मां होती है। मां जब भगत सिंह के पास आई तो मां रोने लगी। मां रोने लगी, जानती थी अंतिम मुलाकात है। अरे जिसका सत्य 22-24 साल का लड़का हो और फांसी की सजा उसे सुनाई गई हो, अंतिम मुलाकात हो, उस मां पे क्या गुजरेगी जिसे पता है मैं अंतिम बार मिल रही हूं, अब इसे फांसी लग जाएगी, अब अगली बार नहीं मिल पाऊंगी, उस मां पे क्या गुजरेगी? आप नहीं समझते क्या? समझते हो ना? भगत सिंह की मां रोने लगी। भगत सिंह मुस्कुराए और भगत सिंह ने मां से कहा कि मां एक चीज मांगू मरते वक्त। भगत सिंह ने कहा मां एक चीज मांगू मरते वक्त। मां ने कहा बेटा अब क्या मांगेगा मुझसे? जिस मां ने अपने बेटे को पाल के बड़ा किया हो वो अंतिम समय पर कुछ मांग रहा है तो मां क्या नहीं देगी? भगत सिंह ने कहा कि मां बस एक चीज देना कि जब तू इस जेल से बाहर जाए ना तो तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए तो ये देश ये कहेगा कि जो भगत सिंह इतना बहादुर हुआ करता था उसकी मां इतनी कमजोर कैसे निकली कि अपने बेटी की शहादत पर रो रही थी। तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, ये भगत सिंह के लफ्ज हुआ करते थे। अंतिम मुलाकात में अपनी मां से तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए, भगत सिंह इस बात को मांगते हैं। भगत सिंह मरने से कभी नहीं डरा। जिस उम्र में तुम जी रहे हो उस समय तो भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया था। मरने से कभी भगत सिंह नहीं डरा। दोस्तों कहते हैं कि भगत सिंह को जिस समय जल्लाद लेने के लिए आया बैरक से कि तुम्हें फांसी होनी है, रातों ही फांसी होनी है, क्योंकि देश के अंदर बहुत विरोध चल रहा था, तो भगत सिंह की किताब पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ते पढ़ते भगत सिंह को गेट से पुकारा गया कि भगत सिंह तुम्हें फांसी होनी है, चलो उठ के खड़े हो जाओ। भगत सिंह ने कहा इस किताब के 2 पेज बचे हैं, कहो तो पढ़ लूं। भगत सिंह ने कहा इस किताब के 2 पेज बचे हैं, कहो तो पढ़ लूं। जल्लाद ने बाहर से कहा नहीं, समय नहीं है, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा, फांसी तुम्हें अभी होगी। भगत सिंह ने किताब साइड में रखी और कहा इसे मैं अगले जन्म में पढ़ूंगा। यह कॉन्फिडेंस था भगत सिंह का। किताब को रखा और कहा इस 2 पेजों को मैं अगले जन्म में पढ़ूंगा, तू देर ना कर, चल फांसी के लिए लेके चल। ये भगत सिंह की ताकत थी। भगत सिंह को जल्लाद ने जब फांसी के फंदे पे खड़ा किया तो भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, तू जैसा बहादुर क्रांतिकारी भारत में शायद ही कोई जन्म लेगा, और मैंने यह भी सुना है कि तू एक नास्तिक है। नास्तिक होता है भगवान को ना मानने वाला, आस्तिक होता है भगवान में श्रद्धा रखने वाला। जल्लाद ने कहा तू एक नास्तिक है, तूने अपने जीवन में, भगत सिंह ने कोई बात खुद लिखी है कि मैं एक नास्तिक हूं, मतलब भगत सिंह ने अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा नहीं करी क्योंकि उन्होंने देश को ही भगवान समझा। भगत सिंह से कहा जल्लाद ने तू एक नास्तिक है, कम से कम मरते वक्त एक बार वाहे गुरु अपने भगवान को याद तो कर ले, तूने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं कहा। भगत सिंह मुस्कुराए और कहा कि अगर आज भगवान को याद कर लिया ना तो भगवान कहेगा कि मरते वक्त तू डर गया था, इसलिए तूने अंतिम समय पर मुझे याद किया, जबकि पूरे जीवन तूने याद नहीं किया था। आज भी मैं वाहे गुरु भगवान को याद नहीं करूंगा। अरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, फांसी लगाना तू मेरे को। ये भगत सिंह था। जल्लाद ने पूछा अंतिम इच्छा बताओ, कोई अंतिम इच्छा तुम्हारी? भगत सिंह ने कहा अंतिम इच्छा तो तुम कभी जीवन में पूरी ना कर पाई, अंतिम इच्छा थी आजादी, जिसे तुम पूरी ना कर पाए। अगर अंतिम इच्छा ही पूरी करनी है तो एक बार मेरे हाथ खोल दो, एक बार मेरे हाथ खोल दो। हम यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। अंतिम इच्छा भी कैसी है? अंतिम इच्छा में इंसान क्या मांगेगा? भगत सिंह क्या मांग रहा है? बोले मैं अपने दोस्तों से सिर्फ गले मिलना चाहता हूं। ये भगत सिंह था। हाथ खोले गए, भगत सिंह गले मिला और गले मिलने के बाद फांसी का फंदा चूमा और बोला समय न लगाओ, मुझे देश पर कुर्बान होने के लिए, मुझे खुशी खुशी विदा होने के लिए खुद पर फख्र है। भगत सिंह को, साथियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया और भारत के 3 सपूत कम उम्र में भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे गई। ये भगत सिंह हुआ करते थे। एक वीर सपूत और था, एक वीर सपूत और था जिसका नाम हुआ करता चंद्रशेखर आजाद। पूरी ताकत लगाए हुए था
भगत सिंह का मित्र था कि भगत सिंह को तो छुड़ा के रखूंगा, भगत सिंह को तो छुड़ा के रहूंगा, पूरी ताकत लगाए हुए थे चंद्रशेखर। और दोस्तों कुछ दोस्तों ने विश्वासघात कर दिया। 1931 की बात हुआ करती थी कि इलाहाबाद के अंदर, यूपी के इलाहाबाद के अंदर वहां पर एक पार्क पड़ता है अल्फ्रेड पार्क, अभी तो उसका नाम भी शायद चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है। एक पार्क था अल्फ्रेड पार्क, इस अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर आजाद गए हुए थे, तो उस प्लानिंग कर रहे थे, तभी पता चला, किसी ने सत्य बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर है। एक वो वीर जिसकी मूंछों पर हमेशा ताब रहती थी, जिसकी रिवॉल्वर हमेशा दुश्मन के लिए तैयार रहती थी, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ के पीछे बैठकर प्लानिंग कर रहे थे, पता चला कि पूरे अल्फ्रेड पार्क को अंग्रेजों ने घेर लिया है। पेड़ों के, कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, एक कविता लिखी गई है कि पेड़ों के झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए शेखर की गद्दारों ने जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, और प्राणों से प्यारी वो पिस्तौल उठाई। दोस्तों से कहा कि दोस्तों संभलो, दुश्मन ने किया घात है, माना कि देश हित मरने के तुम्हारी भी जज्बातें, मगर तुम जाओ, तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, मां भवानी मेरे साथ है। चंद्रशेखर आजाद अंतिम समय पर अपने दोस्तों को पार्क से निकाल रहे हैं कि तुम एक बार निकल जाओ, मां भवानी मेरे साथ है, अरे इन फिरंगियों को अभी मैं नेस्त नाबूद करूंगा, तुम निकलो, तुम अभियान जारी रखना, तुम अभियान जारी रखना। चंद्रशेखर आजाद उस पार्क के अंदर उस पेड़ के पीछे बैठे हैं और तीनों तरफ से सब दुश्मन ने घेर रखा है और गोलियां चलने लगी, दुश्मनों को निकाला, गोलियां चलने लगी। आजाद के पास ज्यादा गोलियां नहीं थी, आजाद के पास ज्यादा गोलियां नहीं थी। आजाद दुश्मन से लड़ते रहे, बहुत सारे फिरंगियों को धराशाही कर दिया। और कहते हैं कि एक बार पुनः भाग्य ने मृत्यु को धोखा दिया और अंतिम गोली ने, पिस्तौल की अंतिम गोली ने आजाद को चौंका दिया। आजाद ने जैसे ही गोलियां निकालनी चाहिए, एक मात्र गोली उनके जेब में निकली, एक मात्र गोली। और आजाद ने जब एक गोली देखी तो आजाद समझ गए अब क्या करना है। आजाद ने वो मिट्टी उठाई और कहा, हे भारत माता माफ करना तू मुझको, हे भारत माता माफ करना तू मुझको, आजाद होते भी ना आजाद करा सका मैं तुझको। ये चंद्रशेखर आजाद अपनी मिट्टी को सलाम कर रहे हैं कि मां मेरा नाम आजाद था, लेकिन मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं तुझे आजाद ना करा सका, माफ कर देना तू मुझे। ये चंद्रशेखर आजाद की बात है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने वो अंतिम गोली अपनी रिवॉल्वर के अंदर डाली और अपनी कनपट्टी पे धर के चला दी। जानते थे देश के लिए मरना उनके लिए सौभाग्य की बात रही होगी। अगर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लेते तो कितने ही बुरी तरह से टॉर्चर करते, कितनी ही यातना सहनी पड़ती। हंसते हंसते अपनी गोली, अपनी पिस्तौल, अपनी इच्छा से कनपट्टी पे चलाना क्या मजाक बात है। हर इंसान एक बार तो सोचता है कि यार शायद बच जाऊं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नाम था इनका। इनको आज हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, अपने प्राणों की आहुति दे दी यार इन्होंने, इसलिए आज हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। हम बाबर, अकबर, मुगल कितना पढ़ते हैं उनके बारे में, हमें पढ़ना चाहिए तो ऐसी शख्सियतों के बारे में पढ़ना चाहिए जिसके अंदर आने वाली नस्ल, आने वाली हमारी पीढ़ियां जान सकें कि भारत के युवाओं ने, भारत के आजादी के योद्धाओं ने भारत के लिए क्या क्या नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क के अंदर जब घेर लिए गए तो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद से खुद को गोली मार लेते हैं। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क की घटना हुआ करती थी। चंद्रशेखर आजाद भी चल बसे, भगत सिंह भी चल बसे। यहां से आगे कुछ और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नए नए योद्धा, नए नए युवा आएंगे और नई नई लड़ाइयां लड़ी जाएंगी और किस तरह से भारत को आजादी मिलेगी, मैं आपको अपने साथ इस लहर में बहाता हुआ लेके चलूंगा और आपको बताता चलूंगा कि भारत के अंदर भारत के युवाओं ने, भारत के क्रांतिकारी योद्धाओं ने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की इस छोटी सी बात से अगर आपके दिल में कहीं भी ये बातें छुई होना तो एक बार इंकलाब जिंदाबाद कमेंट बॉक्स में हर बच्चा लिखना। इन्होंने किसी और के लिए जान नहीं दी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश के लिए जान दी। हम इन्हें आज सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त
को याद करके छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या देश के लिए किया ये थोड़ा सा तो आप समझ गए होंगे। बहरहाल आज की क्लास को मैं यही खत्म करूंगा। यहां से आगे हम साथियों बढ़ेंगे, यहां से आगे पढ़ेंगे और सूर्यसेन चटगांव सरिया